नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पुर्तगाली लोगों का भारत में आगमन। और इसमें हम सभी पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं जो कि सभी तरह के एग्ज़ाम्स में काम आएंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पुर्तगाली लोगों को भारत में क्यों आना पड़ा, उसके पीछे कारण क्या थे, उसका बैकग्राउंड क्या था। तो उस समय यूरोप से भारत आने के दो मार्ग थे। एक था थल मार्ग जो कि बाल्कन स्टेट से होता हुआ ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान में से बोलन और खैबर जो पासस थे उनके रास्ते भारत पहुंचता था। दूसरा था जल मार्ग जो कि भूमध्य सागर, काला सागर, फारस की खाड़ी से होता हुआ भारत पहुंचता था। अब दोस्तों हुआ क्या, 15वीं शताब्दी में ये जो दोनों मार्ग मैंने आपको बताए हैं, ये जिस रास्ते से जिस क्षेत्र से होकर आते थे वहाँ पे अरब लोगों का अधिकार हो गया और अरबों ने यूरोपीय देशों का भारत में इस रास्ते से आना बंद कर दिया। तो अब यूरोपीय लोगों के सामने एक ही समस्या थी कि वो इधर जो भारत और जो दक्षिण पूर्व एशिया के और देश थे उनसे व्यापार करते थे। यहाँ से बहुत सारा कच्चा माल उनके उद्योगों के लिए जाता था, तो वो सब बंद हो गया और अब उनको एक वैकल्पिक मार्ग चाहिए था जिसके जरिए वो व्यापार कर सकें। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1487 में बार्टोलोमियो डियास नाम के एक जो पुर्तगाली नाविक था उसको भेजा भारत के लिए एक ऐसा रास्ता ढूंढने के लिए जो कि आसान भी हो और कम लंबाई का भी हो। लेकिन वो कहाँ तक पहुँच सका, केप ऑफ गुड होप तक। वो भारत तक नहीं पहुँच सका, केप ऑफ गुड होप से वह वापस चले गया। अब ये केप ऑफ गुड होप क्या है ये मैं आपको दिखाता हूँ मैप में। ये देखिए अफ्रीका के बिल्कुल दक्षिण में ये जो एरिया है यहाँ से होकर गुजरने वाला, इसको बोला जाता है केप ऑफ गुड होप। अब हम बात करते हैं वास्को डी गामा की, जो कि पहला यूरोपियन था भारत आने वाला। भारत आने वाला नहीं, हम बोलेंगे जो नया समुद्री रास्ता था उसके जरिए भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपियन था। लेकिन अक्सर हम पढ़ते हैं कि भारत की खोज किसने की, वास्को डी गामा ने की। ये बात सच नहीं है। भारत कोई गुम नहीं हो चुका था जिसकी खोज की उसने। भारत तो भारत था और उन लोगों को पता भी था यहाँ पर भारत है, लेकिन उसने एक नया रास्ता ढूंढा। तो क्या हुआ, 1498 में पुर्तगाल के शासक डॉन हेनरिक, जो उस समय पुर्तगाल का रूलर था, उसका नाम था डॉन हेनरिक, जिसको प्रिंस हेनरी दी नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता था। उसने वास्को डी गामा को भारत के लिए एक नया रास्ता खोजने के लिए भेजा। वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप होते हुए उसी रास्ते से जहाँ से वो पहले वाला आया था उसी रास्ते से वास्को डी गामा भी आया। उसकी सहायता की एक गुजराती व्यक्ति अब्दुल मनीक ने, और वो है 20 मई। कुछ किताबों में आपको 10 मई भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर में 20 मई लिखा है। 1498 को कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, केरल में कालीकट बंदरगाह पर। कहाँ पर, जो एग्जैक्ट जो लोकेशन थी वो थी कप्पकडाबू। कई बार एग्ज़ाम में कालीकट ऑप्शन में नहीं रहता, तो वहाँ पर क्या लिखा होता है, कप्पकडाबू। जो एग्जैक्ट लोकेशन थी वो कप्पकडाबू ही थी, लेकिन कालीकट के नज़दीक पड़ता था ये। कालीकट के जो उस समय के शासक थे जुमोरिन जो कि एक हिंदू शासक था, उसने वास्को डी गामा का वहाँ पर वेलकम किया। अब यहाँ पर ये जो रास्ता है, इस रास्ते से वास्को डी गामा भारत आया था, यहाँ से होता हुआ ये रास्ता। ये यहाँ से केप ऑफ गुड होप से होकर गुजरने वाला रास्ता है। ये यहाँ से यहाँ तक वो कालीकट या कप्पकडाबू स्थान पर वह पहुँचा, और जिस रास्ते से वह वापस गया ये वाला रास्ता है। इस रास्ते से वो वापस पुर्तगाल गया था।
अब वास्को डी गामा के बारे में हम जानते हैं कि वह भारत में कब तक रहा, क्या क्या काम उसने किए। तो वो पहले 1498 में आया था, दूसरी बार वह 1502 में भी भारत आया। वास्को डी गामा जाते समय जो सामान भारत से पुर्तगाल व्यापार के लिए लेकर गया था वे वहाँ पर उसका 60 गुना ज़्यादा कीमत पर बिका। अब आप देखिए कितना मुनाफा उसने कमाया होगा। जितने का सामान वो भारत से लेकर गया उससे 60 गुना ज़्यादा कीमत पर वह सामान उसने यूरोप में जाकर बेचा। अब अगर वो इतना मुनाफा कमा रहा है तो बाकी जो मतलब यूरोपियन जो शक्तियां हैं या यूरोपियन देश हैं उनको भी ये लगेगा कि भारत से माल लाकर अगर हम यहाँ पर उसको बेचते हैं, व्यापार करते हैं, तो हमें कितना मुनाफा होने वाला है। अब 1503 ईस्वी में कोच्चि में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री स्थापित की गई। 1502 में वह दोबारा भारत आया था और 1503 में कोच्चि में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री स्थापित की गई और वहीं पर वास्को डी गामा की समाधि भी बनी हुई है। दूसरी पुर्तगाली फैक्ट्री कुन्नूर में 1505 में स्थापित की गई थी। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहली कहाँ पर? कोच्चि में 1503 में, दूसरी 1505 में कुन्नूर में। 1524 ईस्वी में वास्को डी गामा तीसरी बार भारत आया। अब वह जो पुर्तगाली कंपनी थी उसका वायसराय बनकर आया। पहले एक यात्री के रूप में, एक व्यापारी के रूप में आया था, अब वो उस कंपनी का वायसराय यानी कि एक ऑफिसर बनकर वो भारत में आया। कब आया? 1524 में। कितनी बार? तीसरी बार। अब हम जानेंगे कि जो भारत में पुर्तगाल के जो वायसराय आए अलग अलग, वैसे तो बहुत सारे आए लेकिन जो मेन हैं जिनके बारे में अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, अब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो कि 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक भारत में रहा। उसके बारे में खास क्या है? सबसे पहले तो वो पहला पुर्तगाली वायसराय था। दूसरा, उसने ब्लू वाटर पॉलिसी नाम की एक पॉलिसी जो अरब सागर का जो एरिया था उसमें उसने लाई, जिसके लिए वो फेमस है, जिसके लिए वो जाना जाता है। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किस पुर्तगाली वायसराय ने लाई थी। तो वो कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। उसने अंजाडीवा, कनानौर और किल्वा, वो जो फोर्ट्स थे, इनकी स्थापना की। कब की? 1505 ईस्वी में। हिंद महासागर में सबसे शक्तिशाली जो जल सेना थी वो इसी ने स्थापित की, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा में। इसके अंतर्गत अब दो व्यवस्थाएं थी जो अरब सागर में जो पुर्तगाली लोगों ने अपनाई। सबसे पहले क्या थी? कार्टेज व्यवस्था। इसमें क्या था? खुले अरब सागर में से गुजरने वाले सभी जहाज़ों पर टोल टैक्स लिया जाता था। इन लोगों का इतना प्रभाव था अरब सागर के सारे एरिए में कि अगर कोई भी जहाज़ वहाँ से गुजरता था उस एरिया से, तो उस पर ये टोल टैक्स लेते थे, जिसको बोलते थे कार्टेज सिस्टम या कार्टेज व्यवस्था। दूसरा था फितोरिया व्यवस्था। इसके अंतर्गत क्या था कि जो भी जहाज बंदरगाह तक पहुंचते थे, पोर्ट तक पहुंचते थे, उनसे एंट्री टैक्स लिया जाता था। प्रवेश कर जाने के एंट्री टैक्स उनसे लिया जाता था कि आप हमारी बंदरगाह पर पहुंचे हैं, आपने हमारी बंदरगाह का यूज़ किया है। आगे क्या है? 1509 में तुर्की, मिस्र और गुजरात की संयुक्त सेना को युद्ध में हराया और द्वीप पर अधिकार किया। किसने? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। 1505 में तुर्की, मिस्र और गुजरात की सेना ने एक साथ मिलकर युद्ध किया। किसके खिलाफ? पुर्तगालियों के खिलाफ, यानी कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के खिलाफ। और इसने इन तीनों शक्तियों को हराया और जो द्वीप वाला जो क्षेत्र था उस पर इसने अधिकार कर लिया। आगे इसके लिए फेमस है एक चौड़ युद्ध, जो कि 1508 में हुआ था। ये पहली पुर्तगालियों की समुद्री हार थी। समुद्र में जितने भी
युद्ध हुए थे सभी में पुर्तगाली जीतते आए थे, लेकिन ये पहली बार हुआ था कि इस युद्ध में पुर्तगाली हारे थे। अगला जो वायसराय है वो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो कि 1509 से लेकर 1515 ईस्वी तक भारत में रहा। उसके बारे में क्या खास है? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको बोला जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। पहला कौन था? डी अल्मेडा। लेकिन जो वास्तविक संस्थापक है, रियल जो है वो फाउंडर, वो कौन है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। उसने क्या किया? 1510 में गोवा की बंदरगाह पर अधिकार किया। गोवा की जो पोर्ट था उस पर अधिकार किसने किया? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। गोवा बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह के अधीन था। उस समय गोवा पर किसका अधिकार था? बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह का, जिससे किसने छीना? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। 1515 में इसने मलक्का पर अधिकार किया। 1515 में होर्मुज बंदरगाह पर भी इसने अधिकार किया। होर्मुज बंदरगाह कहाँ पर स्थित थी? फारस की खाड़ी में। पुर्तगाली अधिकारियों को भारतीय औरतों से विवाह करने के लिए उत्साहित किया। इसने जितने भी अपने पुर्तगाली अधिकारी थे या कर्मचारी थे इनकी कंपनी में काम करने वाले, उन सभी को इसने बोला कि आप भारतीय औरतों से विवाह करें ताकि हमारी नींव जहाँ पर और मजबूत हो और हम अपने धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर प्रचार कर सकें। इसने जो एक बढ़िया काम किया वो क्या था? इसने अपने एरिया में सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। अगला जो वायसराय था वो था निनो डी कुन्हा। अब ये जो निनो डी कुन्हा है ये कब आया भारत में? 1529 ईस्वी में आया और 1538 ईस्वी तक ये भारत में रहा। इसने क्या किया? 1530 में कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया। तब तक पुर्तगालियों की राजधानी कौन सी थी? कोचीन। लेकिन इसने किसको बनाया? गोवा को। गोवा को जीता किसने था? अल्बुकर्क ने। लेकिन राजधानी किसने बनाया? निनो डी कुन्हा ने। ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। उसने मुगल सम्राट हुमायूं और गुजरात के शासक बहादुर शाह के बीच लड़ाई का फ़ायदा उठाया। इन दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, जिसका फ़ायदा किसने उठाया? निनो डी कुन्हा ने। 1534 में बासीन और 1535 में दीव पर अधिकार किया। दीव पर अधिकार किसने किया था? निनो डी कुन्हा ने। और इसके साथ और बासीन पर। पूर्वी तट की ओर बढ़ना शुरू किया। पहले क्या था? भारत का जो पश्चिमी तट था उस पर ही जो गतिविधियां थी जितनी भी पुर्तगालियों की, वो पश्चिमी तट पर सीमित थी। लेकिन इस ओर बढ़ना किसने शुरू किया? निनो डी कुन्हा ने। उसने हुगली में अपनी बस्तियों की स्थापना की और चेन्नई में भी अपनी बस्तियां स्थापित की। आगे हम देखते हैं पुर्तगालियों के पतन के कारण। पुर्तगालियों का यहाँ से इंडिया से पतन क्यों हुआ, उसके पीछे क्या कारण थे? तो सबसे पहले अल्बुकर्क के बाद कमज़ोर अधिकारी। अल्बुकर्क के बाद जितने भी ऑफिसर थे इन लोगों के, पुर्तगाली कंपनी के, वो सभी कमज़ोर सिद्ध हुए और वो अच्छे से शासन यहाँ पर नहीं कर पाए। दूसरा है पुर्तगाली सरकार का कमज़ोर नियंत्रण। जो पुर्तगाली सरकार थी उसने कंपनी पर इतना अच्छे से कंट्रोल नहीं किया, इसलिए वो जहाँ पर अच्छे से आगे नहीं बढ़ पाए। और यहाँ पर जो मेन रूप से जो वर्चस्व स्थापित हुआ वो हुआ ब्रिटिश लोगों का, यानी कि अंग्रेज़ों का। ईसाई धर्म के प्रचार के विरुद्ध भारतीय लोगों में रोष। ये पुर्तगालियों के दो मोटिव थे जहाँ पर, एक तो ईसाई धर्म का प्रचार करना और दूसरा व्यापार करना। अब जो भारतीय लोग थे, रूढ़िवादी लोग थे, जो अपनी संस्कृति से प्यार करने वाले, उनको जो ये ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे वो अच्छा नहीं लगता था। तो उन लोगों के दिल में, उन लोगों के मन में रोष था पुर्तगालियों के खिलाफ। अंतर्जातीय विवाह के विरुद्ध भारतीय लोगों में रोष। पुर्तगालियों ने क्या किया? भारत में अंतर्जातीय विवाह को उत्साहित किया।
तो इसके खिलाफ भारतीय लोगों में रोष था। वो नहीं चाहते थे, क्योंकि हमारी संस्कृति ये उस समय इजाज़त नहीं देती थी कि अंतर्जातीय विवाह किए जाएं। उसके बाद पुर्तगालियों के बाद यूरोप से जो डच लोग थे वो भी भारत में आने शुरू हुए, तो उनके साथ इनका संघर्ष चलता रहा। इसके कारण भी इनका यहाँ से पतन हुआ। 1580 में पुर्तगाल का स्पेन में विलय। 1580 में क्या हुआ, पुर्तगाल का स्पेन में विलय हो गया, उसमें ये मर्ज हो गया, तो इस तरफ इन लोगों का जो ध्यान था वो कम हुआ। ब्राज़ील की ओर आकर्षण। इसके बाद इन्होंने ज़्यादातर जो अपनी बस्तियां थी वो ब्राज़ील में स्थापित करनी शुरू कर दी, और वहाँ से इनको अच्छा खासा अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल भी मिलने लगा। तो नेचुरली इनका जो ध्यान था वो भारत की तरफ कम हो गया। आगे हम देखते हैं पुर्तगालियों का महत्व क्या था भारत में। अगर वो आए तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले तो उन्होंने भारत में ईसाई धर्म का प्रचार शुरू किया। उस समय जो प्रसिद्ध जो ईसाई जो संत थे सेंट जेवियर, वो भारत में आए। दूसरा क्या है, वो भारत में प्रिंटिंग प्रेस की पुर्तगाली लोगों ने स्थापना की। कब की, 1556 में। गोथिक वास्तुकला की शुरुआत की। अब हम देखते हैं गोथिक वास्तुकला में जो बिल्डिंग्स बनती हैं वो कैसी दिखती हैं। तो ऐसा कुछ होता है, इसको बोला जाता है गोथिक वास्तुकला, इस टाइप का जो होता है। आगे है भारतीय इतिहास और संस्कृति पर शोध। इन लोगों ने भारतीय जो हिस्ट्री थी, जो कल्चर था, उस पर इन्होंने शोध किया, उस पर इन्होंने रिसर्च किया, उसके बारे में किताबों में छापा, उसके बारे में लोगों को बताया। दुनिया को पता चला कि भारत की संस्कृति पहले कितनी अमीर थी। आगे क्या है, उन्होंने नकदी जो फसलें थी, कैश क्रॉप्स, उनको प्रोत्साहित किया। उन लोगों के आने से जैसे तंबाकू, आलू, भिंडी, अनानास, अमरूद, मूंगफली, मक्का, टमाटर, काजू, ये जो सभी जो फसलें थी, ये कौन लेकर आए थे, पुर्तगाली लोगों ने इन सभी चीज़ों का भारत में जो शिलान्यास था, इन चीज़ों को प्रोड्यूस करना पुर्तगाली लोगों ने शुरू किया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। Thank you.